हम बात करेंगे डिडक्शंस एज वेल एज एग्जम्पशंस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कंपनीज और broaderly in the coming sessions what we would be intending to discuss is the various deductions as well as exemptions available for companies SEZs, then the concept of SEZ, that is special economic zones, the concept of advanced tax, in which cases it will be applicable, what exactly it is, then TDS, tax which is deducted at source. For example, you guys must be well versed. For example, you go for a TDR or FD, and if the interest exceeds a threshold, the banks usually deduct some tax, and that is referred to as deduction at source, TDS. And then different penalties or prosecutions, in case any of the obligations or requirements under these heads, say for TDS or for advanced tax or deductions, they are not met. सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट डिडक्शंस की. बेसिकली डिडक्शंस जो कंपनी जैसे केस में, if you are able to recall, we did in one of the sessions or some of the sessions regarding the computation of income under that business or profession. तो उसके अंदर भी हमने different sections किए थे. For example, section 33, 34, 35, जहाँ पर हमने की थी deductions which are available और deductions which are expressly not available or disallowed. So section 35 हो गया, 35D हो गया, 35DD हो गया, देन 35E हो गया. ये सारे सेक्शंस में भी डिडक्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं. वो भी कवर अप करते हैं कि कौन कौन तरह की डिडक्शंस कंपनीज क्लेम कर सकती हैं. बिसाइड्स दिस, अंडर चैप्टर 6 स्पेसिफिकली वी वुड बी डीलिंग अबाउट द सम ऑफ द डिडक्शंस दैट आर कवर्ड अंडर सेक्शन 80. So what exactly these deductions under section 80 are that we intend to cover in this or the coming sessions. That is, the first one is deduction under section 80G. So G cover करता है बेसिकली डोनेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर डोनेशंस दी गई हैं कंपनीज के द्वारा किसी स्पेसिफाइड फंड के कॉन्टेक्स्ट में या किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के केस में या रिलेटेड एस्पेक्ट्स, किन किन एंटिटीज़ को, स्पेसिफाइड एंटिटीज़ को अगर डोनेशंस दी हैं. Then we have 80GGA. It also deals with the notion of donations, but only for scientific research or for rural development. So basically 80G जो है वो जनरल सेक्शन है, जहाँ पर डिफरेंट डोनेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स जो नोटिफाइड हों या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हों उनके केसेस में है. और अगर वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंपनीज ने डोनेशन दी है, फॉर एग्जांपल IIT को दे दी, किसी और को दे दी, या किसी भी और एंटिटी को, किसी वेंचर को दे दी, किसी केसेस में दे दी जो एंटिटी साइंटिफिक रिसर्च में लगी हुई है, या रूरल डेवलपमेंट के किसी प्रोग्राम, नोटिफाइड प्रोग्राम के लिए डोनेशन दी, सो उस केस में वो क्वालिफाई करेगी 80GGA के अंदर. देन 80GGB, वो भी डोनेशंस की बात कर रहा है. जी सेक्शन बेसिकली डोनेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही प्रिंसिपली बात करेगा. सो GGB के अंदर कौन सी आएगी? अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कंपनीज दान देती हैं, जैसे कि आप लोग न्यूज़ में सुनते भी होंगे या डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं, ADR एंड सो ऑन, कि जी 1,000 करोड़ कंपनीज़ को इस पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंपनीज़ की तरफ से मिला है या ओवरऑल दान मिला है एंड सो ऑन. सो कंपनीज़ को, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर कंपनी कोई डोनेशन दे रही है, सो उसको वो जो अमाउंट दिया पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन के फॉर्म में, उसको अपनी इनकम में से कम कर सकती है अंडर सेक्शन 80GGB. जितना अमाउंट दिया उसको क्वालिफाई कर सकती है, उसको अपनी इनकम में से, ग्रॉस इनकम में से कम कर सकते हैं हम एज ए डिडक्शन. देन 80IA, आई जैसे कि नाम से ही रिकॉल कर लेना, शॉर्ट कॉनोटेशंस याद करने के लिए. आई मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर से डील कर रहा है. सो IA इज न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग्स. अगर कोई नई इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में कोई अंडरटेकिंग खड़ी की गई हैं, उनके जो प्रॉफिट्स हैं उनको भी एज ए डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं. कितना प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं? 50% प्रॉफिट जो हुआ साल का वही सिर्फ क्लेम कर सकते हैं, या सारे का सारा प्रॉफिट ही माफ़ है, टैक्स नहीं लगेगा. जैसे कि कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स में कंपनीज खड़ी करने के लिए. फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल की कंपनीज़ को हिमाचल में लग रही हैं, सिक्किम में लगती हैं, अगर ऐसे हिली एरियाज में लगती हैं तो इंसेंटिव दिया है, टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, विच आर नोन एज टैक्स हॉलीडेज़, कि इतने सालों तक आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो, जो भी आपकी एनुअल इनकम होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. सो वो ऐसे अलग अलग सेक्शंस बना के उनके अंदर उनको डिडक्शन दे दी जाती है कि आप रिटर्न फाइल करो, सारी इनकम शो करो. क्योंकि कंपनीज के केस में हमने बात की थी इन वन ऑफ आवर सेशन कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है.
करेंगे क्या, वो रिटर्न फाइल करेंगे और वहाँ पर इस सेक्शन के अंदर वो क्लेम कर लेंगे कि हमारी ये हमने नया एंटिटी बनाई थी, या हमने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दी थी, या इस कॉन्टेक्स्ट में दी थी, एंड सो ऑन। जितना प्रॉफिट आया है, जितनी इनकम है उस साल की, उसमें से डिपेंडिंग अपॉन उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या क्वालिफाई होता है, 50% अलाउड है, 25% अलाउड है, या सारी की सारी इनकम ही साल की माफ़ हो सकती है। देन आई ए बी क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर डेवलपिंग ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रीज इन SEZ के अंदर कोई लग रही हैं तो उनके प्रॉफिट्स को भी माफ़ किया जा सकता है, डिडक्ट किया जा सकता है, अपनी इनकम में से कम किया जा सकता है। कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन इज IA-B। सो IA बेसिकली डील करता है इन काइंड ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स इन अंडरटेकिंग्स और इकोनॉमिक any initiatives taken for economic growth or new economic activities। देन IA-B हो गया SEZ के लिए। IB क्या है, न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। द फर्स्ट वन IA is infrastructure undertaking specifically, and this IB will be industrial undertaking। so ऐसे connotations को you can memorize as well। I मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर साथ में A है तो अंडरटेकिंग वाला, IB है तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बनेगा। देन IA-C वो किसके बारे में बात करता है, वो करता है स्टार्टअप कंपनीज। अगर कोई नई स्टार्टअप कंपनी बनाई गई है, एलिजिबल है, जो पैरामीटर्स फुलफिल करती है जो रखे गए हैं कि इस ड्यूरेशन के अंदर ही बनी हो, या ऐसे हो, या वट एवर इसकी टर्नओवर इससे ज़्यादा ना हो, 100 करोड़ से ज़्यादा, और वट एवर द केस में भी। उस केस में स्पेसिफाइड बिजनेसेस के केस में कि इसी डोमेन में हो, सॉफ्टवेयर के इंडस्ट्री के डोमेन में हो, या सर्विस सेक्टर में हो, वट एवर द क्राइटेरियन कुड बी अंडर दिस सेक्शन, अगर वो फुलफिल होती है एसेंशियल कंडीशंस, तो 80 IA-C के अंदर स्टार्टअप कंपनी जो है उसके प्रॉफिट्स या जो भी इनकम है वो भी एज अ डिडक्शन क्लेम किए जा सकते हैं। देन IC वो बेसिकली है स्पेशल स्टेट्स, जो स्टेट्स नोटिफाई किए गए हों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो, फैक्ट्री लगा रहे हो, अंडरटेकिंग कोई नई शुरू कर रहे हो, तो उसके केस में IC के अंदर डिडक्शन अलाउड है। जैसे हमने बात की हिली एरियाज़ में फार्मा कंपनीज ने लगाया प्लांट्स, क्योंकि उनको टैक्स हॉलीडेज एंड सो ऑन दिए गए थे। देन ID बेसिकली कवर करता है दिल्ली रीजन को, NCR रीजन को, नेशनल कैपिटल रीजन जो है, वहाँ पर अगर कोई स्पेसिफिक होटल बनाया जा रहा है या कन्वेंशन सेंटर बनाया उस ड्यूरेशन के अंदर ही जो स्पेसिफाइड है इस सेक्शन के अंदर, इनकी हमने डिटेल में भी बात करेंगे आगे, तो उसके केस में डिडक्शन अलाउड है अंडर सेक्शन 80 ID। देन IE की बात करें तो ईस्टर्न स्टेट्स, रिकॉल कर सकते हो। IEE मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ, अगर वहाँ पर कोई फॉर एग्जांपल असम में, नागालैंड में, उन सेगमेंट्स में कहीं कुछ, मेघालय में आपने कोई अंडरटेकिंग कंपनी एस्टेब्लिश की, कोई नई एंटिटी बनाई, तो उसके केस में भी डिडक्शंस अलाउड है। देन JJA बेसिकली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देन JJAA ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, अगर आप कोई नए एम्प्लॉयज़ रख रहे हो, कोई नया वर्कर रख रहे हो, या नए एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हो, जॉब्स दे रहे हो नए लोगों को, उनकी केस में भी 30% तक, जैसे हम बात करेंगे, डिडक्शन अलाउड है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने शो किया, इट इज़ बेसिकली ए सेक्शन टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट बाय कंपनीज और कॉरपोरेट्स, कि जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा, पिछले कुछ सेगमेंट्स में बहुत डिबेट्स चलती हैं पिछले कुछ सेशन से, सालों से, कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये सेक्शन इनकॉर्पोरेट है तो कि एम्प्लॉयमेंट प्रमोट किए, कंपनीज नए लोगों की हायरिंग करें, और उसका होगा क्या, उनकी डिडक्शंस उनको मिलेगी कि अगर हायर किए नए लोग तो अपनी इनकम में से फॉर एग्जांपल से, या जो नए एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट है उसका 30% तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन में, एंड सो ऑन। सिमिलरली और इनिशिएटिव्स भी लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा कि PF कंट्रीब्यूशन पहले साल 2 साल जो है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, जो कंपनी ने कंट्रीब्यूट करनी होती है 12%, जो सैलरीज चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि अलाउड होती है प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन। 12% एम्प्लॉयर कर रहा है, 12% जी से एम्प्लॉय कर रहा है। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है या एम्प्लॉय का से, वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर देगी।
देन इट इज़ 80 LA। LA इज़ बेसिकली फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स बनाई हैं या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बना है। फॉर एग्जांपल गुजरात में गिफ्ट सिटी बनी थी, बनी हुई है, जहाँ पर जैसे कि ऑनलाइन जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जैसे कि हांगकॉन्ग वगैरह में है या बाकी जगह पे है, उसको compete करने के लिए, जहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड सो ऑन हों। सो उसके लिए बेसिकली जैसे हमने बात की गुजरात में गिफ्ट सिटी बनी थी, तो वहाँ पर एंटिटीज़ अगर कोई है, किसी ने ऑफिस सेटअप किया है, उनको एग्जाम्पशंस हैं अंडर सेक्शन 80 LA। देन हमारे पास सेक्शन है 80 PA, पी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोड्यूसर कंपनीज, फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनीज बेसिकली, कि कोई ऐसी कंपनीज जो मार्केटिंग कर रही हैं या परचेज करके बेच रही हैं या प्रोसेस कर रही हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स। सो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो कंपनीज भी हैं, उनको भी 80 PA के अंदर अपनी जो प्रॉफिट्स हैं, इनकम है, उन पे डिडक्शंस अलाउड हैं। सो दीज आर द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ डिडक्शंस दैट आर अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू कंपनीज एसएससी। सो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 80G की, जो हमने बात की, जो बात करता है डोनेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, डोनेशन टू सर्टन फंड्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड सो ऑन। 80GA देन बात करता है, GB हमारे पास आ गया पॉलिटिकल पार्टीज़ के कॉन्टेक्स्ट में एंड सो ऑन। सो 80G के फंडामेंटली अगर बात करें तो स्पेसिफाइड फंड्स या डोनेशन इंस्टीट्यूशंस को अगर डोनेशन दी है तो उसको क्लेम कर सकते हो एज अ डिडक्शन। और कुछ केसेस में डिडक्शन सारे का सारा अमाउंट ही अलाउड होगा, और कुछ केसेस में सिर्फ 50% जितनी डोनेशन दी है उसका 50% ही सिर्फ अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, बाकी 50% जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। सो उस चीज़ को बोला जाता है अप्लाइंग ऑफ अ क्वालिफाइंग लिमिट। सो इफ़ इट इज़ 100% अलाउड देन इट इज़ ऑल राइट। इफ़ इट इज़ अलाउड टू अ लिमिट, से फॉर एग्जाम्पल if it is allowed to a limit, for example say 50% or 25% of the amount which has been donated, so that is referred to as applying of a qualifying limit. सो असेंशियल कंडीशंस हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अगर डिडक्शन क्लेम करनी है सेक्शन के अंदर। सबसे पहले क्या, हालांकि ये जो सेक्शन है ये सब असेसीज को एप्लीकेबल है, चाहे कंपनीज असेसी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, नॉन कंपनीज हो, फर्म्स हो या HUF हो, कोई भी हो। सो कंपनीज के लिए भी ये सेक्शन एप्लीकेबल है। सो चाहे इरिस्पेक्टिव इन एडिशन की उनकी इनकम जो है वो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अंदर कोई इनकम है या नहीं है, ये सब असेसिस को अलाउड है यहाँ पर डोनेशंस देना इन सेक्शन के अंदर। और फर्दर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो डोनेशन दी गई है दैट शुड बी ऑफ अ सम ऑफ मनी, दैट शुड बी इन मनी। अगर कोई काइंड में जैसे कपड़े दे दिए, कंबल दे दिए, कोई और फैसिलिटीज़ क्रिएट कर दी किसी को इंस्टीट्यूशन पे, रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, वो इस सेक्शन के अंदर उसका अमाउंट क्वालिफाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल आपने ओके, सो फॉर एग्जांपल आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कपड़े दान में दे दिए, या वहाँ पर कोई AC फिट करवा दिया, कुछ और चीज़ करवा दी। सो उस केस में जो उसका प्राइस है उसको आप क्वालिफाई यहाँ पर क्लेम उसके अमाउंट नहीं कर सकोगे, अपनी इनकम में से कम नहीं करा सकोगे। जो आपने सम ऑफ मनी कैश फॉर्म में दिया है, या मनी फॉर्मेट में, रादर मनी इज़ द राइट टर्म। सो कैश भी हो सकता है, वो NEFT भी हो सकती है, RTGS भी हो सकती है, IMPS भी हो सकती है, UPI पे कुछ भी हो सकता है, बट दैट शुड बी इन मनी फॉर्म, दैट शुड बी अ मॉनेटरी गिफ्ट, मॉनेटरी डोनेशन रादर। सो सिर्फ वही अलाउड है इस सेक्शन के अंदर, काइंड वाली नहीं अलाउड है। तीसरी चीज़, वो सिर्फ स्पेसिफाइड या जो नोटिफाइड फंड्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में दी गई हो, या जो इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड हैं उन्हीं के केस में। फॉर एग्जांपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास पावर होती है, वो नोटिफाई करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस को, उनको सर्टिफिकेट देंगे कि आपकी डिपेंडिंग अपॉन व्हेन दे अप्लाई, दोज इंस्टीट्यूशन अप्लाई एंड इफ़ दे फुलफिल सर्टन क्राइटेरिया, कि हाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई दान दिया जाएगा तो वो इस सेक्शन के अंदर अलाउड है, उसको क्लेम करे, जो है वो परमिसिबल है। जैसे कि हमने बात की मॉनेटरी डोनेशन हो सकती है, बट एक सीलिंग है कि अगर कैश में दे रहे हो तो 2000 तक दे सकते हो। अगर 2000 से ज़्यादा का डोनेशन देना है तो वो अदर मोड देन कैश होना चाहिए, मतलब वो चेक के थ्रू होना चाहिए, ड्राफ्ट के थ्रू होना चाहिए,
NEFT, RTGS किसी भी मोड में हो सकता है, बट वो डिजिटल मोड में हो सकता है या चेक एंड एनी हाउ पेपर मोड में, बट वो कैश नहीं होना चाहिए। अगर 2000 से ज़्यादा का दे रहे हो, 2000 तक या 2000 से कम कैश में डोनेशन दे सकते हो। Then finally, it is very very obligatory on the part of the assessee to produce proof of payment. So जब आप डोनेशन जैसे दोगे तो वो लोग आपको एक रिसिप्ट इशू करेंगे। सो उस रिसिप्ट पे अमाउंट लिखा होगा आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, और उसके अगर बैक साइड पे देखोगे रिसिप्ट पे तो वहाँ पर वो पूरा पर्टिकुलर मेंशन होगा कि कब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने या कॉरस्पॉन्डिंग अथॉरिटी ने उनके इंस्टीट्यूशन को अलाउ किया गया है फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80G। सो इसके बिहाफ पे आप जो डोनेशन दे रहे हो वो आप इस सेक्शन के अंदर डोनेशन क्लेम कर सकते हो। वो उस रिसिप्ट के बैक साइड पे पूरे पर्टिकुलर्स बेसिकली मेंशन होते हैं। सो उसका अगर आप अपनी इनकम में से उतना अमाउंट कम करना चाहते हो जो दान दिया है, तो उसका प्रूफ ऑफ पेमेंट होना आपके पास मैंडेटरी है, उसके बिना अलाउ नहीं की जाएगी। देन इसी के कॉन्टेक्स्ट में इन्हीं पर्टिकुलर्स को सम अप करें तो असेसी किन को अवेलेबल है, कंपनी को भी और नॉन कंपनी को भी। इनकम चाहे प्रॉफिट एंड गेन्स में हो या ना हो, सिर्फ कैश की डोनेशंस अलाउड हैं, काइंड वाली नहीं। देन स्पेसिफाइड फंड इंस्टीट्यूशंस को ही होने चाहिए, 2000 तक कैश अलाउड है, उससे ज़्यादा कैश अलाउड नहीं है। प्रॉपर प्रूफ ऑफ पेमेंट रखना है, और कैरी फॉरवर्ड डोनेशन की पॉसिबल बेसिकली नहीं है यूजुअली, कि इतना अमाउंट मैंने इस साल क्लेम कर लिया बाकी मैं अगले साल क्लेम कर लूँ या सो ऑन, कि अगर मेरी इनकम ज़ीरो शुरू होगी डोनेशन ज़्यादा थी तो बेसिकली नो कैरी फॉरवर्डिंग इज़ पॉसिबल। उसको अगले साल एक्सटेंड नहीं कर सकते, जैसे लॉसेस को कर सकते हो अगले साल कैरी फॉरवर्ड डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स तक, इसको नहीं कर सकते। हालांकि अगर हम बात करें कुछ केसेस में, जैसे हमने बात की फाइनल पॉइंट कि क्वालिफाइंग लिमिट अप्लाई होगी कि कितना डोनेशन, अगर 1 लाख दिए तो 50% उसका अलाउड करना है डिडक्शन या 25% एंड सो ऑन। हाँ, और कुछ केसेस में उसको पूरे का पूरा ही डोनेशन जितनी दी है सारी अलाउड हो जाएगी, सारी क्लेम कर सकते हो, उसको बोलते हैं विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। अब डिफरेंट फंड कौन से हैं जहां पर कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, सारे का सारा अमाउंट अगर आपने जो दिया है वो क्लेम मिल जाएगा। वो है नेशनल डिफेंस फंड, कोई प्राइम मिनिस्टर का नेशनल रिलीफ फंड, पीएम केयर्स फंड जो हो गया। अब यूँ कोई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन है नेशनल एमिनेंस की, उसको दिया है फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मी, अफ्रीका फंड। डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने अपना अर्थक्वेक रिलीफ फंड बनाया या कोविड फंड बनाया एंड सो ऑन। यहाँ गुजरात ने जैसे स्पेसिफिकली वो अर्थक्वेक रिलीफ फंड बनाया था। ज़िला हर डिस्ट्रिक्ट में जो साक्षरता समिति होती है एजुकेशन फैसिलिटेशन की, अगर उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो, कोई मेडिकल रिलीफ, आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में, आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के स्पेसिफिक वेलफेयर फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, नेशनल इलनेस असिस्टेंट कर रहे हो, एंड लाइकवाइज कोई नेशनल कल्चरल फंड में, स्पोर्ट्स फंड में, नेशनल में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, चिल्ड्रन फंड में कर रहे हो, स्वच्छ भारत कोष जो स्वच्छ भारत अभियान चलता है, या क्लीन गंगा मिशन जो है वो उसके केस में कर रहे हो, ड्रग भी उसके केस में कर रहे हो। सो इन केसेस में जितना भी अमाउंट दिया सारे का सारा अलाउड होगा क्लेम करना एज अ डिडक्शन। दूसरे केस में अगर हम बात करें, कई केसेस में क्वालिफाइंग लिमिट नहीं हम देखेंगे, जितना अमाउंट है उसका 50% जो है वो अलाउ किया जाएगा। वो कौन कौन से फंड है, जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है, प्राइम मिनिस्टर का ड्रॉट रिलीफ फंड है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, उनको केस में 50% तक अलाउड है। अब 50% ही विद क्वालिफाइंग लिमिट, जहाँ पर क्वालिफाइंग लिमिट फिक्स की जाएगी। वो कौन सी है, अगर कोई डोनेशन दी गवर्नमेंट को या किसी और लोकल अथॉरिटी को, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, किसी और को, फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस अदर देन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। जैसे अगर आप लोगों को याद हो सेक्शन जब हमने बिजनेस और प्रोफेशन का ऐड किया था तो वहाँ पर डिडक्शंस जो की थी, वहाँ पर एक डिडक्शन कंपनीज को स्पेसिफिकली अलाउड होती है, कंपनी असेसी को ही, इंडिविजुअल नहीं उसको क्लेम कर सकता, वो होती है फैमिली प्लानिंग की। सो फैमिली प्लानिंग इज ऑल्सो अ डिडक्शन दैट द कंपनीज असेसी कैन क्लेम। देन यहाँ पर क्या आ जाएगी, अदर देन फैमिली प्लानिंग, क्योंकि वो वहाँ पर कवर हो गया फैमिली प्लानिंग वाला। देन कोई और फंड या इंस्टीट्यूशन को जो 80G सबसेक्शन 5 के अंदर कंडीशंस को फुलफिल करता है, किसी और अथॉरिटी को जो इंडिया में है फॉर रूरल डेवलपमेंट या प्लानिंग डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में कोई प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, कोई और कॉरपोरेशन जो सेक्शन 1026BB फॉर इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कोई कॉरपोरेशन बनाई गई है, फॉर एग्जांपल नेशनल कमीशन बनाया गया या कोई और एंटिटी बनाई गई, सो उनको अगर कोई कंट्रीब्यूशन की जा रही है तो वो अलाउड है।
देन कोई भी टेम्पल अगर नोटिफाइड है, कोई गुरुद्वारा, चर्च, मॉस्क, कोई भी ऐसा रिलीजियस प्लेस भी हो सकता है, या हिस्टोरिकल प्लेस, आर्कोलॉजिकल प्लेस भी हो सकता है जो नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने उस कॉन्टेक्स्ट में, सो उसकी रेनोवेशन, रिपेयर के लिए या अदरवाइज उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उस केस में भी 50% डिडक्शन अलाउड है, बट सब्जेक्ट टू दिस क्वालिफाइंग लिमिट। सो अभी हमने बात की क्वालिफाइंग लिमिट्स वाली। 100% में भी क्वालिफाइंग लिमिट अलाउड है फैमिली प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर कर रहे हो। अदर देन फैमिली प्लानिंग जैसे हमने बात की, तो उसके केस में कितना अलाउड है? 50% ओनली। सो फैमिली प्लानिंग के केस में 100% एज वेल अगर स्पेसिफिकली दी जा रही है। देन कोई ओलंपिक एसोसिएशन को दे रहे हो तो उसके केस में भी 100% बट विद लिमिट्स। अब ये क्वालिफाइंग लिमिट है क्या? बेसिकली फॉर अप्लाइंग दिस क्वालिफाइंग लिमिट्स, जो सारी डोनेशन है ना ओवरऑल कवर्ड जो है 50% या 100% जो भी क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर है, उनको सबको क्लब आउट किया जाता है, और एग्रीमेंट जो एग्रीगेट अमाउंट बनता है उसका जो है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। सो उस केस में 80G सेक्शन का ये जो सेक्शन है, इसके डिडक्शंस को छोड़ के बाकी 80 सेक्शन के अंदर जितनी भी डिडक्शंस क्लेम की गई है वो सबसे पहले क्लब आउट की जाती है। कोई और इनकम थी उसको ऐड किया जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कंसिडर किया जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कंसिडर किया जाता है, और जो भी डिफरेंट इनकम्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है, बट 80G की इनकम्स जो है वो कंसिडर नहीं की जाती। सो उस तरीके से जो है वो डिडक्ट की जाती है एडजस्टेबल ग्रॉस टोटल इनकम आउट ऑफ टोटल इनकम। देन इसकी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन भी डोनेशंस की करवा देंगे लेटर ऑन आफ्टर डिस्कसिंग ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। Then deduction under section 80GGA for specific scientific research only or for rural development. So सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए दी जा रही है डोनेशन, तो वो क्वालिफाई करेगी 80GGA के अंदर। उसके अंदर क्या क्या है? बेसिकली ये उस असेसी को अवेलेबल है जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम में जो है वो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ना हो। मतलब कि उस असेसी के पास प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस ना हो, सिर्फ उन्हीं असेसी को ये परमिसिबल है। Then this deduction is available for payments which are made to any approved research association or university, college or other institution for scientific research। क्योंकि बिजनेस असेसीज को जो है वो अलाउड 35 सेक्शन के अंदर ही ये डोनेशन आ जाती है। अगर इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल, जब हमने डिडक्शंस की थी तो सेक्शन 35 के अंदर साइंटिफिक रिसर्च की कंट्रीब्यूशन की गई है, उसके लिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन वाली की। सो उनके केस में 35 सेक्शन के अंदर डिडक्शंस अलाउड है, और दूसरे के केस में अदरवाइज यहाँ पर अलाउड है। सो कोई अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन है जो सोशल साइंस में या रूरल डेवलपमेंट या स्टैटिस्टिक्स रिसर्च में काम कर रही हैं, कोई यूनिवर्सिटी हो गया, कोई भी और इंस्टीट्यूशन हो गया, उनको केस में अलाउड है। बिजनेसेस के केस में अगेन वो 35 सेक्शन में हमने कवर किए हैं, साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन। देन कोई और इंस्टीट्यूशन जो रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोग्राम बनाया गवर्नमेंट ने, नोटिफाई किया है, या कोई रूरल डेवलपमेंट का फंड क्रिएट किया है, या स्पेसिफिकली जैसे कि नेशनल अर्बन पॉवर्टी रेडिकेशन फंड, सो उनके केस में जो है वो भी इसमें कंसिडर होगा। बिजनेस असेसीज के केस में सेक्शन 35CCA के अंदर ये चीज़ कवर हो जाती है। हालांकि एक रिक्वायरमेंट है इस सेक्शन के अंदर, अगर आप क्लेम कर रहे हो तो अगर कि वो चीज़ को साथ में आपको एक सर्टिफिकेट सर्टिफाइड थ्रू CA आपको अपनी रिटर्न के साथ फर्निश करना ज़रूरी होता है कि हाँ ये कंप्लाइड किया गया है, ये इसी चीज़ों में है, एंड द पर्टिकुलर्स आर करेक्ट इनफ। फाइनली कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी या लोकल अथॉरिटी हो गई, कॉरपोरेशन एंड सो ऑन, कोई और इंस्टीट्यूशन है जो अप्रूव किया गया है नेशनल कमेटी ने फॉर स्पेसिफिक एलिजिबल प्रोजेक्ट्स और स्कीम, अगेन उनके लिए भी सर्टिफिकेट जो है वो साथ में अपलोड करना रिटर्न के साथ ज़रूरी है। और डिडक्शन कितनी अलाउड है? सारे का सारा, जितना अमाउंट दिया सारे का सारा 100% तक अलाउड है। जैसे कि अगर इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल सेक्शन 35 के अंदर जब साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया था, पिछले साल से पहले 100% से भी ज़्यादा डिडक्शन अलाउड होती थी, 150% तक एंड सो ऑन, बट अब इसको सीलिंग को फिक्स किया गया है 100% तक ही। फाइनली 80GGB, उसके केस में भी डिडक्शन हैं, बट किन की? पॉलिटिकल पार्टीज़ की। सो पॉलिटिकल पार्टीज़ के केस में अगर हम बात करें तो इंडियन कंपनी ने, फॉरेन कंपनी ने नहीं, इंडियन कंपनी ने कोई भी सम कंट्रीब्यूट किया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, या इलेक्टोरल किसी ट्रस्ट, कोई फॉर एग्जांपल कोई ट्रस्ट क्रिएट किया गया है, इलेक्टोरल ट्रस्ट। कंपनीज क्या करती हैं, कई बार एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट क्रिएट कर देती हैं, उनको पैसा दे देती हैं, वो ट्रस्ट फिर आगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे रहा होता है पैसे।
अलग अलग कंपनीज को एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट कर दी जाती है, कंपनीज डायरेक्ट देने की बजाय इलेक्टोरल ट्रस्ट क्रिएट कर दिया जाता है। सो कोई भी इंडियन कंपनी अगर स्पेसिफिकली इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को दे रही है, इलेक्टोरल ट्रस्ट को दे रही है कंट्रीब्यूशन, एंड फाइनली स्पेसिफिकली वो जो डिडक्शन है तभी अलाउ होगी अगर इस सेक्शन के अंदर कंपनी उस चीज़ को तभी क्लेम कर सकती है जो अमाउंट दिया है अगर वो कैश में ना दिया गया हो। सो डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज शैल बी इन एनी फॉर्म एक्सेप्ट कैश इफ इट इज़ टू क्वालिफाई अंडर दिस सेक्शन स्पेसिफिकली। सो कैश में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो चेक के थ्रू हो सकती है, आरटीजीएस नेफ्ट कोई भी हो सकती है, ड्राफ्ट दिया जा सकता है, या जो अब जो कॉन्सेप्ट जो शुरू किया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कि एसबीआई के बैंक में इलेक्टोरल बॉन्ड्स कंपनीज ने खरीदे कैश दे के और वो बॉन्ड्स आगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को गिफ्ट कर दिए। अब पार्टीज़ क्या करती हैं, उनको जाके अपने अकाउंट में दिया और वहाँ पर जाके अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा लिया उतना अमाउंट एंड सो ऑन, बॉन्ड्स को रिडीम भी कर सकती हैं बाद में। फाइनली अगर हम बात करें सेक्शन आई ए की, उसके अंदर सबसे पहली डिडक्शन हैं जो हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अंडरटेकिंग्स या एंटरप्राइज कोई क्रिएट की गई हैं। सो उनके केस में उस एसएससी को अवेलेबल है, चाहे कि उसका इनकम में प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हो और उसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है इन केसेस में वो हो फ्रॉम बिजनेस, एनी एंटरप्राइज और अंडरटेकिंग विच इज़ कैरिंग ऑन इन द बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑफ डेवलपिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी और ऑपरेटिंग इट आउट, मेंटेनिंग इट आउट एंड सो ऑन। फाइनली एनी अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग दैट ऑफ पावर ट्रांसमिशन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर जनरेशन। सो एनटीपीसी का कोई प्लांट हो गया, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, कोई उसकी ट्रांसमिशन है जैसे पीएसपीसीएल है एंड सो ऑन, जो चाहे जनरेशन हो चाहे ट्रांसमिशन हो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो भी अलाउड है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, पावर जनरेशन वाली कंपनीज या इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी हो। और बेसिकली अगर हम बात करें क्वांटम ऑफ डिडक्शंस कितनी अलाउड होगी, कितनी डिडक्शन अलाउड होगी, सारे का सारा प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर 10 असेसमेंट ईयर्स, 10 असेसमेंट ईयर्स तक जो उस बिजनेस से प्रॉफिट एंड गेन्स होगा 15 साल के अंदर अंदर जो है वो आप उनमें से कोई भी 10 साल अपनी चॉइस के कॉन्जिक्यूटिवली लगातार अपना 100% प्रॉफिट एंड गेन्स जो है वो एग्जम्प्ट करवा सकते हो अंडर दिस सेक्शन। बिगिनिंग विद एनी स्टार्ट बेसिकली करना है उस साल जहाँ पर उसने वो काम शुरू कर दिया, वो फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरू कर दी या पावर जनरेशन का काम या ट्रांसमिशन का काम शुरू कर दिया, और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली आप 10 सालों तक उसको क्लेम कर सकते हो विद इन अ स्पैन ऑफ 15 ईयर्स। हाउएवर अगर कोई एंटिटी कोई और अदर फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की है एक्सेप्ट देन ऑन पोर्ट या एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, तो उस केसेस में जो 15 साल के बीच में कवर करना है 10 साल, उसको बढ़ा के कर दिया जाता है 20 साल।